अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतफ़ुर रहमान अज़ीज़ और हम स्टार्ट करने लगे हैं ओएसपी सीरीज़ जिसमें ईच ब्लॉक की फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी की ओएसपी की वीडियोस हैं। और एक स्पेशल गिफ्ट जो मैं आप सबके लिए लाया हूँ वो क्या है, उसमें हर वीडियो के साथ उसकी स्लाइड्स का एक पीडीएफ है। और इस पीडीएफ का फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी और रिसोर्स यूज़ नहीं करना पड़ेगा, मुख्तलिफ़ बुक्स को खोल के नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ़ अगर आप ये वीडियो अच्छे से समझ लो और एंड देन उसके बाद जो पीडीएफ है उसको अच्छे से तैयार कर लो, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपका ओएसपी स्टेशन सारे बेहतरीन हो जाएंगे। अब इन टॉपिक्स को हमने कवर कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बेसिक पैथोलॉजी के टॉपिक्स हैं, तो इसमें हम जस्ट जनरल बातें करेंगे, किसी ख़ास सिस्टम को टच नहीं करेंगे। एंड इनके अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने नेक्रोसिस को टच करना है। एंड देन नेक्रोसिस की डिफरेंट टाइप्स हैं। एंड देन उसके बाद सेल्स के अंदर जो डिफरेंट एक्यूमुलेशंस होती हैं, डिफरेंट पिगमेंटेशंस होती हैं, कैल्शियम की एक्यूमुलेशन है, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो यूएचएस ने दिए हुए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करें नेक्रोसिस से। तो उससे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि सेल इंजरी क्या होती है और सेल इंजरी की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो एक नॉर्मल सेल है, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है अपनी एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे कि स्टमक का सेल है, तो वो एक एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर उसने रहना है, उसके मुताबिक उसके अंदर फीचर्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं। लेकिन अब होगा क्या कि जब उसकी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा, कोई इंजरियस स्टिमुलस आएगा, वो किसी भी किस्म का हो सकता है, एक्सेसिव हीट हो सकती है, कोई फिजिकल डैमेज हो सकता है, कोई एसिडिटी हद से ज़्यादा हो गई, या कोई एसिडिटी हो गई, बेसिक कंडीशंस आ गई, कोई ऐसी चीज़ के जिसने उसको डैमेज करना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से सेल इंजर होगा एंड इसको हम सेल इंजरी कहेंगे। सेल इंजरी के अंदर डिफरेंट चीज़ें होंगी कि उसके ऑर्गेनल्स डिस्ट्रॉय होंगे, उसकी सेल वॉल डैमेज होगी, न्यूक्लियर मटेरियल डैमेज होगा, एंड ये डिफरेंट चीज़ें होंगी। देन सेल इंजरी की वजह से अब सेल सबसे पहले रिवर्सिबल इंजरी की स्टेज में जाएगा एंड देन इरिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी में क्या है कि हमने जो एनवायरनमेंट उसको उसका ख़राब किया था, अगर हम उसका एनवायरनमेंट वापस ठीक कर दें तो ये ख़ुद को वापस ठीक कर लेगा, सेल हील होके अपने नॉर्मल प्रोसेस पे वापस चला जाएगा। लेकिन अगर हमने इसका एनवायरनमेंट ठीक ना किया तो एट सम पॉइंट ये इरिवर्सिबल इंजरी की स्टेज पे चला जाएगा। अब ये मज़ीद अपने आप को रिकवर नहीं कर सकता। नेक्रोसिस की डेफिनेशन क्या है? नेक्रोसिस इज द पैथोलॉजिकल फॉर्म ऑफ सेल डेथ विच लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। इसके तीन मेन पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हमेशा इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद आएगी, मतलब ये एक पैथोलॉजिकल चीज़ है, ये नॉर्मली बॉडी में नहीं होती। सेकंड बात ये है कि इट ऑलवेज लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। और थर्ड बात ये है कि ये यूजुअली एक सेल में नहीं होती है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स में या एक एरिया में जिसमें कोई डैमेज हुआ है उसमें ये चीज़ होती है। देन इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, टोटल 6 टाइप्स हैं, जिसके अंदर कोगुलेटिव है, लिक्विफेक्टिव है, कैशियस है, फैट है, फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस है, एंड लास्ट में गैंग्रीनस नेक्रोसिस है। नाउ कमिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट अपीयर इन नेक्रोटिक टिश्यू। दो टाइप्स की हमारे पास चेंजेस होंगी, एक साइटोप्लाज्मिक चेंजेस जो हमें साइटोप्लाज्म में नज़र आएंगी, एंड सेकंड है न्यूक्लियर चेंजेस जो हमें न्यूक्लियस में नज़र आएंगी। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में फर्स्ट ये है कि ईओसिनोफिलिया इंक्रीज हो जाएगा। ईओसिनोफिलिया का मतलब ये है कि जो ईओसिन स्टेन होता है पिंक कलर का, तो मतलब उसका जो पिंक जो स्टेन है वो ज़्यादा लेगा। इसकी डिफरेंट रीजंस हैं कि प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं एंड आरएनए ख़त्म हो जाता है, ये इसके रीजंस हैं। सेकंड है वैक्यूलेटेड या मोथ ईटन अपीयरेंस हो जाती है उसके साइटोप्लाज्म की, एंड थर्ड है कि माइलिन फिगर्स अपीयर हो जाती हैं। अच्छा, न्यूक्लियर चेंजेस 3 होती हैं। पिक्नोसिस जिसमें न्यूक्लियस कंडेंस हो जाता है। सेकंड इसके बाद होती है कैरियोहिक्सिस जिसमें न्यूक्लियस फ्रेगमेंट हो जाता है डिफरेंट पीसेस में। एंड थर्ड है कि कार्योलाइसिस जिसमें ये जो सारा मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, ये एंजाइम्स के थ्रू डीजनरेट हो जाएगा एंड डिसअपियर हो जाएगा। तो जो न्यूक्लियस है एक नेक्रोटिक सेल का, वो कम्प्लीटली डिसअपियर्ड होगा। नेक्स्ट इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं, जिसमें लैक ऑफ एटीपी जनरेशन, सेकंड है मेम्ब्रेन डैमेज, एंड थर्ड है कि रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीशीज़ की वजह से सेल के ऑर्गेनल्स और डिफरेंट पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे। अब इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, ये किस तरह होता है, तो इसमें फ़र्स्ट हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन डैमेज होगी
डिफरेंट रीजंस की वजह से जो भी होगा एट द एंड होगा क्या कि मेम्ब्रेन डैमेज होगी। मेम्ब्रेन जब डैमेज होगी तो जो सेल के जितने भी कंटेंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो बाहर लीक कर जाएंगे सराउंडिंग टिश्यू के अंदर। अब ये जो कंटेंट है इसके अंदर सेल के एंजाइम्स भी होंगे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं। ये एंजाइम्स सराउंडिंग टिश्यू के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा WBCs भी आना शुरू हो जाएंगे, वो भी सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रीज़न है कि नेक्रोसिस ऑलवेज लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। नेक्रोसिस की टोटल 6 टाइप्स हैं जिनको हम जल्दी जल्दी से स्टडी करेंगे, उसकी डिफरेंट फीचर्स को हम देखेंगे। फर्स्ट हमने हर टाइप के अंदर देखना है कि उसके ग्रोस मतलब नेकेड आई से, नॉर्मल आई से हमें क्या चीज़ नज़र आती है उस एरिया में। सेकंड है माइक्रोस्कोपिक, के माइक्रोस्कोप के अंदर हमें क्या चीज़ नज़र आती है। एंड थर्ड उसकी एग्जांपल्स हैं जो कि डिफरेंट किस जगह पे ये वाली नेक्रोसिस होती है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस के कोगुलेशन, जैसे आपने नाम सुना होगा कि एक चीज़ जम जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो टाइप ऑफ नेक्रोसिस है जिसमें टिश्यू का आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता है इवन दो अंदर के सेल्स डेड हो चुके होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो एंजाइम्स थे वो भी अलोंग विद अदर प्रोटीन्स डीनेचर हो जाएंगे। जब वो डीनेचर हो जाएंगे तो वो उस पूरे पार्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से सेल अपनी नॉर्मल आर्किटेक्चर के साथ, अपनी नॉर्मल शेप के साथ प्रेजेंट रहेगा। इसमें ग्रोसली हमें क्या नज़र आएगा कि जो टिश्यू का आर्किटेक्चर है वो प्रिजर्व्ड रहेगा, उसकी शेप को कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंडली एक फर्म सॉलिड टेक्सचर हमें मिलेगा। एंड थर्ड ये कि येलो कलर होगा इसका। माइक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे तो हमें सेल्स की प्रिजर्व्ड आउटलाइन नज़र आएगी, मतलब लेकिन इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। तो ये मेन फीचर है इसको चेक करने का। इसकी मेन एग्जांपल ये है कि इन्फाक्शन जो बॉडी के किसी भी एरिया में हो, लिवर में हो, किडनी में हो, एक्सेप्ट CNS के अलावा कहीं भी इन्फाक्शन होगी वहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। अब इन्फाक्शन आपको पता है कि इस्कीमिया, जब ब्लड सप्लाई ख़त्म होती है एक एरिया की तो देन उसकी उस एरिया में इन्फाक्शन होती है, जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, जैसे लिक्विफेक्टिव समझ आता है लिक्विड, तो इसमें क्या होगा कि एंजाइम्स जिन्होंने कोगुलेटिव में डाइजेस्ट नहीं किया था, लिक्विफेक्टिव में वो एंजाइम्स इस पूरे पार्ट को डाइजेस्ट करके एक सूप सा, एक लिक्विड सा बना देंगे। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं? ग्रोस फीचर्स में हमें एक विस्कस लिक्विड मिलेगा जो कि यूजुअली क्रीम येलो कलर का पस होता है, इसको पस भी कहते हैं सेकेंडली। एंड माइक्रोस्कोपिकली हमें नज़र आएगा कि वही बात है कि एक डाइजेस्टेड लिक्विड होगा, सेल्स की आउटलाइन प्रिजर्व नहीं होगी क्योंकि सारे सेल्स डाइजेस्ट हो चुके हुए हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि कहीं भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होगी तो उसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा। और सेकेंडली CNS इन्फाक्शन में हमने पहले बात की थी कि CNS के अलावा कहीं भी इन्फाक्शन होगी तो कोगुलेटिव, CNS में इन्फाक्शन होगी तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी। मेन रीज़न ये है कि जब बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होती है तो उस एरिया के अंदर ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और वो उस एरिया को अपने एंजाइम से पूरी तरह डाइजेस्ट कर देते हैं। कैशियस नेक्रोसिस, तो कैशियस का मतलब होता है चीज़। इसको हम ये नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ग्रोस में हमें एक येलो वाइट कलर का चीज़ लाइक एरिया नज़र आता है। एंड इसकी जो मेन एग्जांपल है वो आपने याद रखनी है, ट्यूबरकुलोसिस, TB की इन्फेक्शन में लंग के अंदर इसका ग्रैनुलोमा बनता है TB के अंदर, वो एग्जांपल है, उसके अंदर होता है कैशियस नेक्रोसिस। माइक्रोस्कोपिक ग्रोस हमने फीचर देख लिया कि एक चीज़ की तरह का येलो वाइट एरिया नज़र आएगा। माइक्रोस्कोपिकली देयर विल बी कलेक्शन ऑफ फ्रेगमेंटेड सेल्स विद एमोर्फस ग्रैनुलर पिंक अपीयरेंस। तो मतलब जो सेल्स हैं वो फ्रेगमेंट हो चुके हुए हैं, टूट चुके हुए हैं, उनका आर्किटेक्चर डिस्ट्रॉय हो गया हुआ है। लेकिन इसमें मेन फीचर क्या है कि इनके अंदर एक ग्रैनुलर सी पिंक सी अपीयरेंस नज़र आएगी। एंड सेकेंडली इसके अराउंड एक कैरेक्टरिस्टिक कवरिंग होती है मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स की। इस पूरे पीस को, इस पूरे एरिया को हम कहते हैं एक ग्रैनुलोमा। और इसकी मेन एग्जांपल है TB। फैट नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस में हमारे पास मेन दो टाइप्स होती हैं। एक एंजाइमेटिक होता है जो ड्यू टू पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होता है। इसकी कहानी ये है कि जब पेंक्रियास के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगा, तो इसके जो एंजाइम्स हैं जो कि लिपिड को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ये रिलीज़ होंगे। एंड देन ये एंजाइम्स जो बाहर एब्डोमेन में फ़ैट है उसको डाइजेस्ट कर देंगे। जब ये उसको डाइजेस्ट कर देंगे तो अब वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स और जो नॉर्मली कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो एक प्रोसेस हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है सपोनिफिकेशन का, यहाँ पे वो प्रोसेस होगा सोप फॉर्मिंग का।
एंड उसकी वजह से वाइट चौकी एरियाज जो हमें नॉर्मली ग्रोस में नज़र आएंगे। तो हमने ग्रोस में ये भी देख लिया कि ग्रोस इसका फीचर क्या होगा, वाइट चौकी एरियाज। ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस ये है कि एक एरिया में जिसमें फैट नॉर्मली प्रेजेंट है, जैसे कि ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर, तो जब उस पर ट्रॉमा होगा कोई और उस एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, नेक्रोसिस होगी, तो भी यही सेम प्रोसीजर होगा और वहाँ पे भी क्या बनेगा, इसी तरह के वाइट चौकी एरियाज बन जाएंगे। तो इसकी दो मेन एग्जांपल्स हमने याद रखनी है, एंजाइमेटिक की एक्यूट पैंक्रेटाइटिस एंड ट्रोमेटिक की ब्रेस्ट टिश्यू। देन ग्रोस अपीयरेंस इसमें यही है कि वाइट चौकी एरियाज बन जाते हैं जो हमें ग्रोसली आम आंख से नज़र आ जाते हैं। माइक्रोस्कोपिकली देयर विल बी आउटलाइन ऑफ फैट सेल्स विजिबल होगी, जिसके साथ सराउंडिंग बेजोफिलिक कैल्शियम डिपॉजिट्स हमें नजर आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। नाम से पता चलता है फाइब्रिन लाइक, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो इसकी कहानी क्या है कि हमारे पास नॉर्मली बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शंस होते हैं जब भी कोई इम्यून रिएक्शन होगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स होगा ये ब्लड वेसल की वॉल में डिपॉजिट हो जाएगा। जब ब्लड वेसल की वॉल में डिपॉजिट होगा तो इसके साथ साथ कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी इस एरिया के अंदर लीक आउट कर जाते हैं, और ये एक अपीयरेंस ब्राइट पिंक एमोर्फस ये अपीयरेंस देता है। मतलब एमोर्फस का मतलब होता है इसकी कोई शेप ना हो, फैली हुई एक अपीयरेंस हो। और इसकी मेन एग्जांपल क्या है कि सवियर हाइपरटेंशन में ब्लड वेसल्स की वॉल में होगा फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। या सेकेंडली जो हमने बात किया इम्यून रिएक्शंस की, तो इम्यून रिएक्शंस की एग्जांपल है पॉली आर्ट्राइटिस नोडोजा नाम की एक डिजीज़ होती है, या फिर वेस्कुलाइटिस। अच्छा, गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो है वो यूजुअली नेक्रोसिस की कोई टाइप नहीं है, ये जस्ट एक कम्बिनेशन है लिक्विफेक्टिव का और कोगुलेटिव का। इसमें होता क्या है कि एक लिम्ब जिसकी ब्लड सप्लाई लूज हो गई है, मतलब अब उसमें क्या होगी, इन्फाक्शन होगी। यूजुअली ये लोअर लिम्ब होती है। तो अब जब इन्फाक्शन होगी तो हमने क्या पढ़ा था कि ऑल द एरियाज ऑफ बॉडी एक्सेप्ट सीएनएस, उसमें कौन सी नेक्रोसिस होती है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो अब ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, एंड देन कोगुलेटिव नेक्रोसिस के बाद अब उस एरिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी। कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो चुकी थी, नेक्स्ट अब उसमें बैक्टीरिया उस एरिया को एंटर कर जाएंगे, तो अब वहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वेट गैंग्रीन। एडेप्टेशंस की डेफिनेशन क्या है कि रिवर्सिबल चेंजेस इन नंबर, साइज, फिनोटाइप एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ सेल्स। ये फिजियोलॉजिकली भी हो सकता है कि नॉर्मली कोई स्ट्रेस आया, ज़रूरी ना हो कि कोई डिजीज़ हो या कोई इंजरियस स्टिमुलस हो, सिर्फ एक स्ट्रेस आया है या एक नॉर्मल पार्ट है हमारी लाइफ का जिसके अंदर सेल्स अडेप्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि जो लोग जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनके मसल्स ग्रो करते हैं, हाइपरट्रॉफी करते हैं, तो ये भी एक नॉर्मल अडेप्टेशन है। इसके अलावा यूट्रस जो है वो ग्रो करता है इन प्रेग्नेंट फीमेल्स, तो वो भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। और ये पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, जिसमें एग्जांपल है कि हार्ट का जो मसल है वो पैथोलॉजिकली ग्रो करता है इन सर्टन डिजीज स्टेट्स। या इसके अलावा जिनको गैस्ट्राइटिस होता है उनके अंदर भी एक अडेप्टेशन आती है, जो स्मोकर्स होते हैं उनमें भी एक अडेप्टेशन आती है, इनको हम आगे स्टडी करते हैं। अब इसकी 4 मेन टाइप्स हैं, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड एट्रोफी। अच्छा, अब हाइपरट्रोफी में क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और ट्रोफी का मतलब होता है साइज़। तो इसमें मेनली साइज़ इंक्रीज़ होगा ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज़ होगा। इसी के साथ हम पढ़ते हैं हाइपरप्लेजिया, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है। और यूजुअली हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया एक साथ ही हो रहे होते हैं। अब इनमें मेन फ़र्क क्या है, कुछ सेल्स होते हैं जो कि आपको पता है डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि कार्डियक मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स और न्यूरॉन्स। ये जो टिश्यूज़ हैं इनमें यूजुअली हाइपरट्रोफी ही होगी, इनमें हाइपरप्लेजिया नहीं हो सकता। कुछ टिश्यूज़ हैं जैसे कि स्मूथ मसल्स हो गया, इसके अलावा एपिथेलियम हो गई, जो कि नॉर्मली डिवाइड करती रहती है कॉन्स्टेंट रेट, तो उसमें हाइपरप्लेजिया की टर्म जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं। हाइपरट्रोफी के अंदर ये फिजियोलॉजिकल भी है एंड पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल बेस्ट एग्जांपल है कि जो जिम जाते हैं उनमें ड्यू टू इंक्रीज्ड वर्कलोड स्केलेटल मसल्स की हाइपरट्रोफी होती है। एंड हार्मोनल एग्जांपल है कि हार्मोनल स्टिमुलस की वजह से प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ये भी एक हाइपरट्रोफी की एग्जांपल है। जैसे मैंने पहले बात की है कि हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया यूजुअली गो टुगेदर, तो हम इसको हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया दोनों में ले सकते हैं। देन पैथोलॉजिकली कार्डियक मसल के अंदर जब एओर्टिक वाल्व का डिसफंक्शन होता है या हाइपरटेंशन होती है, तो उसको ज़्यादा वर्कलोड के अगेंस्ट पंप करना पड़ता है, तो उसकी वजह से उसकी एक हाइपरट्रोफी हो जाती है। लेकिन
ये टिल अ लिमिट होती है, एट सम पॉइंट उसकी लिमिट ओवर हो जाएगी एंड देन इट विल गो इनटू मायोकार्डियल इन्फाक्शन, वो एरिया नेक्रोसिस में चला जाएगा। या हाइपरप्लेजिया में सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है। इसकी मेन रीज़न होती है ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि इस टिश्यू की रेप्लिकेशन कराते हैं, इस टिश्यू की डिवीजन कराते हैं, और ये यूजुअली वो उन्हीं टिश्यूज़ में होगा जो कि ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं। फिजियोलॉजिकल एग्जांपल क्या है कि ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर हार्मोनल कॉजेज़ की वजह से, या फिर कॉम्पेंसेटरी एक एग्जांपल है कि जब लिवर को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, एक पार्ट उसका कट कर देते हैं, तो जो बाकी रिमेनिंग सेल्स हैं वो दोबारा डिवाइड करके अब नॉर्मल साइज़ को अचीव कर लेते हैं। ये भी एक हाइपरप्लेजिया की एग्जांपल है। पैथोलॉजिकली हम कह सकते हैं कि जो यूट्राइन हाइपरप्लेजिया, यूट्रस के एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जो कि यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल के ख़त्म होने के बाद होती है। देन BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। थर्ड है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से स्किन वार्ड्स और लीजन्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप है एट्रोफी। एक आपको मतलब पता होगा कि ए का मतलब होता है किसी चीज़ की एब्सेंस, और ट्रोफी का मतलब है साइज़। तो एट्रोफी में साइज़ उस टिश्यू का, उस सेल का कम हो रहा है। इट इज़ डिफाइंड एज श्रिंकेज इन साइज ऑफ सेल्स ड्यू टू लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ एट्रोफी? इसमें है कि वर्कलोड डिक्रीज हो जाए, डीनर्वेशन की वजह से मतलब नर्व डैमेज हो जाए, ब्लड फ्लो कम हो जाए, एंडोक्राइन जो हॉर्मोन्स हैं वो कम हो जाएं, एंड एजिंग की वजह से। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि एक तरफ तो प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है, कि जैसे कि सेल्स को ट्रोफिक फैक्टर्स नहीं मिल रहे, ग्रोथ फैक्टर्स नहीं मिल रहे, तो उसने नई प्रोटीन्स की सिंथेसिस कम कर दी है। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि जो प्रोटीन्स पहले से प्रेजेंट हैं उनकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गई है थ्रू द पाथवे यूबिक्विटिन प्रोट्यूस। इसमें थर्ड कंडीशन है ऑटोफेगी की, जब सेल अपने पार्ट को ही नॉर्मली डाइजेस्ट कर जाते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। तो ये 3 वेज हैं जिसमें सेल्स की एट्रोफी होती है, एंड इसकी एग्जांपल है कि मसल एट्रोफी, एंडोमेट्रियम की एट्रोफी। कि मसल की एट्रोफी ये है कि जब कोई जिम जाना बंद कर देता है, वर्कलोड कम कर देता है, तो उसका मसल एट्रोफी होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, जब डीनर्वेशन होती है, किसी एरिया को आप इमोबिलाइज करके रखते हैं, तो वो एट्रोफी हो जाता है। और एंडोमेट्रियम की एट्रोफी के जब फीमेल्स के अंदर मीनोपॉज होता है, ईस्ट्रोजन्स कम हो जाते हैं, तो उसके बाद यूट्रस और ब्रेस्ट वो रिग्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेटाप्लेजिया, एंड मेटा मीन्स चेंज। सो इन दिस टाइप ऑफ अडेप्टेशन वन सेल टाइप विल चेंज इनटू अनदर सेल टाइप। इसमें मेनली मैकेनिज्म क्या होता है कि जो स्टेम सेल्स टिश्यूज़ में प्रेजेंट है वो रीप्रोग्राम होके दूसरे टाइप के सेल्स बनाना शुरू कर देंगे। जो नॉर्मल एग्जिस्टिंग सेल है वो कभी अपनी टाइप को चेंज नहीं करता। स्क्वेमस सेल मेटाप्लेजिया, नॉर्मली हमें पता है कि जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है उसके अंदर सिंपल कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है विद गॉबलेट सेल्स। तो अब होगा क्या कि जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी जो एपिथेलियम के लिए ज़रूरी होती है, या फिर स्मोकिंग की वजह से ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर ये जो एपिथेलियम है ये अपने आप को चेंज कर लेगी इनटू स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है उसमें अपने आप को चेंज कर लेगी। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि अब ये उस स्टिमुलस को, जो इंजरियस स्टिमुलस था, उसको बर्दाश्त कर सकती है, उससे इसको डैमेज नहीं होगा। लेकिन इसका अफेक्ट क्या आएगा कि इसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन जो नॉर्मल हो रही थी, सिलिया थे जो कि म्यूकस को बीट करते थे, वो एब्सेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप इज इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। तो वो लोग जिनको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का इशू होता है, हार्ट बर्न होता है, तो उनके अंदर जब गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होगा तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेक्टराइज्ड एपिथेलियम है ये उस एसिडिटी को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनी, ये अपने आप को चेंज कर लेगी इनटू इंटेस्टाइनल एपिथेलियम जिसमें गॉबलेट सेल्स भी होंगे ताकि वो म्यूकस सीक्रेट करें और उस एरिया को प्रोटेक्ट करें। तो नाउ कमिंग टू कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन इज डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन अ टिश्यू। इसकी दो मेन टाइप्स हैं, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन एंड डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन क्या है कि जब सिस्टेमिकली बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल्स इंक्रीज करेंगे ड्यू टू रीजंस लाइक हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पेजेड डिजीज़ में बोन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो गया है, रीनल फेलियर है, इन कॉजेज़ की वजह से नॉर्मल बॉडी टिश्यूज़ के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें पहली बात हमने ये देखी कि क्या चीज़ एबनॉर्मल है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हैं, बॉडी में ज़्यादा है, लेकिन जिस एरिया में डिपॉजिट हो रही है वो एरिया नॉर्मल है, उसमें कोई मसला नहीं है। नाउ कमिंग टू डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन।
डिस से हमें पता चलता है कोई एबनॉर्मेलिटी है। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म तो नॉर्मल है, बट जिस एरिया में कैल्शियम डिपोजिशन हो रही है उस एरिया में नेक्रोसिस है, उस एरिया में कोई इन्फ्लेमेशन है, उस एरिया में एबनॉर्मेलिटी है। एंड ये जो कैल्शियम डिपॉजिट होगा इट मे आल्सो लीड टू फर्दर ऑर्गन डिसफंक्शन। जिस ऑर्गन में डिपॉजिट हो रहा है मज़ीद, जैसे कि कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, गाल स्टोन्स होते हैं, तो मज़ीद इट कैन लीड टू ऑर्गन डिसफंक्शन। देन ये डिपॉजिट किस फॉर्म में होता है कि यूजुअली एक्स्ट्रा सेलुलरली जो कैल्शियम के फॉस्फेट के डिपॉजिट्स हैं वो डिपॉजिट होंगे एंड देन ये क्रिस्टलाइज कर जाएंगे। दो एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि बहुत कॉमन कंडीशन है, तो उसमें भी कैल्सिफिकेशन होती है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है। एंड सेकेंडली एजिंग की वजह से या हार्ट के वेल्व्स के अंदर जो है ना विद एज कैल्सिफिकेशन होती है एंड दिस लीड्स टू एओर्टिक स्टेनोसिस। नाउ कमिंग टू एक्यूमुलेशंस, तो ड्यू टू डिफरेंट कॉजेज सेल्स के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट कर जाते हैं। ये सब्सटेंसेस डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन, जब ग्लाइकोजन स्टोरेज चीज़ें होती हैं तो इनमें ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट कर जाता है, या फिर डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, या फिर कोल है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर जाती हैं, बॉडी के सेल्स के अंदर। अब फर्स्ट इसमें जो मेन टाइप है वो है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। 3 हमारे पास एंडोजीनस हैं जो कि नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और 1 है कोल। फर्स्ट एग्जांपल इज़ ऑफ कोल, जो हमारी पोल्यूशन से भरी फ़िज़ा है, जो जिसको हम नॉर्मली इनहेल करते हैं, उसकी वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ कोल है, ऑफ कार्बन है, जो कि हम हर टाइम इनहेल कर रहे हैं। एंड ये जो कार्बन है ये इनहेल होके हमारी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस में जाता है, एल्वियोलाई के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं उनके अंदर, एंड देन वहाँ से हमारे लिम्फेटिक्स में जाता है, एंड देन ये डिपॉजिट हो जाता है हमारे लिम्फ नोड्स में और हमारे लंग के पैरेन्काइमा के अंदर। एक नॉर्मल बंदे में कोई डिजीज़ या कोई मसला तो कोज नहीं करता, लेकिन ज़्यादा मसला किस में आता है, जो कोल माइंस में काम करते हैं। जब एक बंदा कॉन्स्टेंटली एक लार्ज अमाउंट ऑफ कोल इनहेल कर रहा है तो उसके अंदर एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस। ये नाम आप याद रख लीजिएगा। एंथ्राकोसिस सिंपली किसको कहते हैं कि लंग्स के अंदर जब कोल एक्यूमुलेट कर जाएगा तो इसको एंथ्राकोसिस कहते हैं। एंड इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसको कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस। नेक्स्ट 3 एंडोजीनस पिगमेंट्स जो कि नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट भी होते हैं और लार्ज अमाउंट में भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ मेलानिन। मेलानिन हम सबको पता है कि जिसकी वजह से लोगों का डिफरेंट कलर होता है। तो ये एक ब्राउन टू ब्लैक कलर का एंड्रोजीनस पिगमेंट है जिसका मकसद है कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी लाइट। ये यूजुअली मेलानोसाइट्स में प्रेजेंट होता है इन स्किन। इसके अलावा मेलानोसाइट्स के साथ साथ जो केराटिनोसाइट्स होंगे उनमें भी एक्यूमुलेट कर जाएगा, और इसके अलावा डर्मल मैक्रोफेजेस के अंदर भी एक्यूमुलेट कर जाता है। और इसके रिलेटेड डिफरेंट डिजीज़ हैं लेकिन वो यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लाइपोफ्यूसिन को हम एजिंग पिगमेंट या वेयर एंड टेयर पिगमेंट भी कहते हैं। नॉर्मली जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं और नए बन रहे होते हैं। अब इस मैकेनिज़्म में जो भी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हैं वो डाइजेस्ट होते हैं बाय रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीशीज़, एंड इसके थ्रू एक मिक्सचर बनता है जिसको हम कहते हैं लाइपोफ्यूसिन। इसका कलर क्या होता है, ये इनसोल्यूबल ब्राउन येलो ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि सेल्स के अंदर नज़र आते हैं। और ये मेनली अपीयर किन सेल्स में करेंगे, जो एजिंग की हमने बात की है, तो वो सेल्स जो कि ज़्यादा एज कर जाते हैं, जो कि डिवाइड नहीं करते, जैसे कि कार्डियक मायोसाइट ड्यू टू एज या एट्रोफी ये फ्री रेडिकल्स इंक्रीज करते हैं एंड इसकी वजह से इनकी अमाउंट बढ़ जाती है। सो लास्ट वी हैव इज़ हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन के गोल्डन ब्राउन ग्रैन्यूल्स हैं और एक ख़ास किस्म का स्टेन है प्रेशन ब्लू स्टेन, जिसमें ये ब्लू कलर का नज़र आता है। इसको सिंपल वे में बताया जाए तो आयरन हमारी सेल्स में डिपॉजिट होता है विद फेरिटिन, एंड जब ये लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट हो जाता है तो वो बना लेता है हीमोसिड्रिन। अब ये नॉर्मली किन सेल्स में प्रेजेंट होगा, अगर किसी एरिया में लोकली आयरन का एक्सेस है, या फिर जो फेगोसाइट्स हैं जो कि नॉर्मली डाइजेस्ट करे होते हैं आरबीसीज को इन स्प्लीन एंड लिवर, तो उनके अंदर इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। और सेकेंडली पैथोलॉजिकल कंडीशंस है जैसे कि हीमोसिड्रोसिस एंड हीमोक्रोमेटोसिस। ये दो कंडीशंस है आयरन की एक्सेसिव होने की वजह से होती है, तो इनके अंदर भी हीमोसिड्रिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर टॉपिक्स। नाउ वो चीज़ जिसके बारे में हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि पीडीएफ
के बारे में कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम जाएंगे तो एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है एंड पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इस पीडीएफ के अंदर मैंने ना सिर्फ ये जितनी भी चीज़ें हैं जो अभी आपके साथ डिस्कस की हैं वो सारी इसके अंदर प्रेजेंट है, बल्कि इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी जो कि अगर आप एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हैं तो वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ज़रूर इसको डाउनलोड करें एंड ना सिर्फ ख़ुद यूज़ करें बल्कि अपने मेट्स के साथ, अपने बैच, अपने कोलीग्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड इसको ना सिर्फ ख़ुद यूज़ करें फॉर योर प्रेपरेशन बल्कि अपने कोलीग्स और अपने बैचमेट्स के साथ भी शेयर करें। आई विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।